हेलो दोस्तों, हम यह वीडियो आर की आने वाली आगामी परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स की दृष्टि से बना रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है DRDO। DRDO क्या है? DRDO एक है रक्षा अनुसंधान संगठन। DRDO क्या है? एक रक्षा अनुसंधान संगठन है। और इसका कार्य क्या है? यह 1958 में स्थापित हुआ था। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके हेड हैं डॉक्टर समीर वी कामत। कार्य क्या है इसका? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। इसकी प्रमुख परियोजनाएं क्या हैं? इसके द्वारा क्या निर्माण हुआ है? अग्नि एवं पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल, अर्जुन टैंक, नेत्र अनमैन्ड एयर व्हीकल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो कि रूस के सहयोग से करता है, और तेजस लड़ाकू विमान। इनका निर्माण कौन करता है? DRDO इनका निर्माण करता है। फिर हमारी कुछ चर्चित योजनाएं हैं, जैसे हमारी है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसमें क्या होता है? इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2025-26 के अवसर पर 1 फरवरी 2025 को घोषणा की गई है। किसकी? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की। यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इस योजना में किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन योजना चलाई जाती है, और यह योजना जो है 100 जिलों में चलाई गई है प्रथमतः। इसके साथ साथ में 100 जिलों के 107 करोड़ किसानों को यह योजना लाभ पहुंचाएगी। यहाँ कम ऋण, कम उत्पादन और मध्यम फसल गहनता है। मतलब जहाँ कम ऋण, कम उत्पादन और मध्यम गहनता है किसकी? फसल की। मतलब ज़्यादा घनी फसल नहीं है, उन जिलों के क्षेत्रों में योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक दोनों ऋण दिए जाएंगे। बहुत ही मुख्य बात है, इस योजना के तहत अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक दोनों ऋण दिए जाएंगे। और ये जो बात है, यह मतलब कहाँ लाभ पहुँचाएगी? जहाँ कम ऋण मिल रहा है, कम उत्पादन है और मध्यम फसल गहनता है, वहाँ ये लाभ पहुँचाएगी। इसके साथ में अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक ऋण इसके द्वारा उपलब्ध होंगे। अब यहाँ है, इसके द्वारा क्या क्या कवरेज किया जाएगा? इसके द्वारा सिंचाई कवरेज करी जाएगी, और साथ ही साथ पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर भंडारण सुविधा भी अच्छी करी जाएगी। ठीक, अब आगे चलते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 11 ये केंद्रीय मंत्रिमंडल एवं केंद्रीय योजना के रूप में वित्त वर्ष 2024 से 25 से 2028-29 तक के लिए मंजूरी मिली है। किसको? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को। यह गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सीमावर्ती गांवों में बेहतर जीवन स्थितियां सृजित करना। इसके लिए 6839 करोड़ रुपए का योगदान दिया गया है। PM जनमन योजना दूसरी योजना आ गई है। इसका मतलब 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर PVTG ग्रुप के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए PM जनमन योजना का मतलब योजना का निर्माण हुआ है। अब ये पुरानी योजना है, लेकिन ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये PVTG ग्रुप के लिए बनाई गई है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है? यह योजना 9 मंत्रालयों की देखरेख में 11 महत्वपूर्ण कार्य प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करेगी। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? PVTG ग्रुप कितने हैं? 75 हैं। उड़ीसा में 13 PVTG ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद में केंद्र शासित में सिर्फ अंडमान और निकोबार में ही PVTG समूह पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं सोमपेन। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। इसने जो भी लोकसभा का चुनाव हुआ है, इसमें पहली बार इसने वोट किया है। ये भी PVTG ग्रुप में पाई जाती है। अब हमारी है मिष्टी योजना। मिष्टी योजना क्या है? वर्ष 2023 केंद्रीय बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा मिष्टी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर
शेयर लाइन हैबिटेट टेंजिबल इनकम। यह 2023 जून पर शुरुआत की गई। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारत के समुद्र तट के साथ साथ लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करना। मिष्टी योजना का क्या है? मैंग्रोव वृक्षारोपण से संबंधित है और कहाँ है? समुद्री तटीय से संबंधित है। अब इसके बाद में यह 5 वर्ष की अवधि मनरेगा एवं कैंपा फंड द्वारा प्रस्तावित योजना है। मनरेगा और कैंपा फंड द्वारा प्रस्तावित योजना है। फिर अभी चर्चा में आया है अपार आईडी पूछे जाने की बहुत ही प्रबल संभावना। यह स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री है। अपार आईडी क्या है? स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री है। एनईपी 2020 और राष्ट्रीय क्रेडिट एवं योग्यता फ्रेमवर्क के अनुरूप शुरू की गई एक परिवर्तनकारी पहल है। उद्देश्य क्या है इसका? प्रत्येक छात्र को यूनिक एवं स्थायी 12 अंकों की आईडी प्रदान करना। अपार आईडी का मतलब क्या है? यूनिक और परमानेंट 12 अंकों की आईडी प्रदान करता है। ये पॉइंट आपको याद करना है। सारी शैक्षणिक उपलब्ध एक ही स्थान पर व्यवस्थित करना। यह 260 मिलियन भारतीय छात्रों को ट्रैक करने में सहायता करेगा, धोखाधड़ी से बचाएगा, अच्छी सुविधाएं एवं रोजगार प्रदान करने में सहायता देगा। ये है हमारा अपार आईडी। अपार आईडी में अंकों की संख्या याद रखना और इसके साथ में 12 अंक हैं, यूनिक एवं स्थायी है, ये याद जरूर रखना। फिर आता है प्रोजेक्ट उद्भव। 21 अक्टूबर 2023 को रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट उद्भव जारी हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय प्राचीन ज्ञान को आधुनिक सैन्य शिक्षा में एकीकृत करना। उद्देश्य था भारतीय प्राचीन ज्ञान को आधुनिक सैन्य शिक्षा में एकीकृत करना। अब इसके बाद में हमारे कुछ चर्चित स्थल हैं देश प्रदेश और मुख्य गतिविधियाँ। ये पुलिकट झील याद कर लो, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों की सीमा पर है। कीड़े पकड़ने से आद्र भूमि में पक्षियों एवं मछलियों में भोजन की कमी हो गई है। कहाँ? पुलिकट झील में। ठीक, ये यहाँ की प्रमुख गतिविधि है। फिर है सोहेलवा वन्य जीव। ये उत्तर प्रदेश का है, इसका नाम बदला गया है, इसको कहेगा सोहेलदेव वन्य जीव अभ्यारण्य। फिर है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। ये राजस्थान में है। यहाँ संकटग्रस्त बिल्ली पाई गई है जो पहली बार देखी गई है, जिसका नाम है केराकल। फिर ब्रह्मगिर बायोस्फीयर रिजर्व, ये कर्नाटक का है। ब्रह्मगिर बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में है। बफर जोन में आदिवासियों के लिए गांव बनने पर चिंता। जो बफर जोन होता है जहाँ वहाँ पर क्या कर रहे हैं? आदिवासी लोग अपना गांव बना रहे हैं, इसके लिए चिंता प्रकट की गई है। कहाँ? कर्नाटक में। फिर होलंगा पार गिब्बन अभ्यारण्य, ये असम में है। होलंगा पार गिब्बन अभ्यारण्य कहाँ है? असम में है। यहाँ क्या हो रहा है? तेल और गैस ड्रिलिंग को मंजूरी मिली है। अभ्यारण्य में, असम के अभ्यारण्य तेल एवं गैस ड्रिलिंग को मंजूरी मिली है। ये भी बहुत प्राकृतिक घटना को प्रभाव पहुंचाने वाली बात है। फिर पोचारम वन्य जीव अभ्यारण्य, ये तेलंगाना का है। सड़क चौड़ीकरण पर चिंता व्यक्त की गई है। फिर इसके बाद में है लोंगवा गांव। लोंगवा गांव नागालैंड का है। भारत म्यांमार सीमा पर बाढ़ लगाने पर व्यवधानों का सामना करना पड़ा है। किसको? लोंगवा गांव को। लोंगवा गांव को क्या करना पड़ा है? भारत म्यांमार सीमा पर बाढ़ नहीं लगाई, सीमा बंद करने के लिए क्या किया गया है? व्यवधान पैदा हुआ है। फिर पैंगोंग लेक, पैंगोंग झील। पैंगोंग झील कहाँ है? लद्दाख में है। झील किनारे क्या लिखा है? 4300 फीट ऊंचाई पर भारतीय सेना द्वारा छत पर शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहाँ पर? पैंगोंग झील, लद्दाख में। फिर चिंचोली बायोस्फीयर रिजर्व, ये कर्नाटक में है। बस्ती को बाहर निकाला जा रहा है। एक में क्या है? बस्ती बना ली है ब्रह्मगिर बायोस्फीयर रिजर्व में, और चिंचोली में क्या हुआ है? बायोस्फीयर रिजर्व चिंचोली में बस्ती को बाहर निकाला जा रहा है। फिर आता है सांची। सांची मध्य प्रदेश में है। 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव मनाया गया है। कहाँ? सांची में। फिर हैंगबंग गांव मणिपुर में है। सोलर पंप्ड स्टोरेज सुविधा द्वारा 24/7 बिजली दी जाएगी। हैंगबंग गांव मणिपुर में सोलर पंप स्टोरेज सुविधा द्वारा, ये याद रखना, मतलब पूरे दिन 24 घंटे 7 दिन। फिर रातापानी बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। रायसेन एवं सीहोर जिले में स्थित है। एमपी का 8वां टाइगर रिजर्व है। फिर
फिर बानर हिल महाराष्ट्र में है। ओकिनाविशियस टेकड़ी मकड़ी की नई प्रजाति है। इसके बाद में केवलादेव नेशनल पार्क, ये भरतपुर राजस्थान में है। टिप्स कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन करने वाला कौन है? केवलादेव। याद करना ये बात याद करना। टिप्स कार्बन पर भरतपुर राजस्थान में स्थित क्या है? टिप्स कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन करने वाला है। ठीक। फिर इसके बाद में है कोझीकोड। कोझीकोड कहाँ है? केरल में है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंतर्गत साहित्यिक नगरी है। कौन? कोझीकोड। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंतर्गत साहित्यिक नगरी मान ली गई है। कौन? कोझीकोड। फिर बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कर्नाटक। बेंगलुरु भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी बनाई गई है। यहाँ पर सबसे बड़ी भारत बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी बनाने का निर्माण हुआ कहाँ पर? बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में। ये कहाँ है? कर्नाटक में। अब यहाँ पर पड़ता बेट, ये भी बहुत जरूरी है। पड़ता बेट गुजरात में है। केरल विश्वविद्यालय द्वारा 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है। कहाँ? पड़ता बेट में। पड़ता बेट भी याद करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे स्थल ही पूछे जाते हैं। फिर है जियाधल नदी। जियाधल नदी असम में है। सबसे अधिक मृदा आवर्जन करने वाली नदी है। कौन सी नदी? जियाधल नदी। फिर इसके बाद आता है कलेसर बायोस्फीयर रिजर्व। कलेसर बायोस्फीयर रिजर्व, कलेसर कहाँ है? कलेसर है हरियाणा में। सुप्रीम कोर्ट ने यमुनानगर में इसके अंदर 4 प्रस्तावित बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी। कलेसर में, कलेसर हरियाणा में, बस इतना याद रखना है। फिर नरसापुर आंध्र प्रदेश, पारंपरिक क्रोशिया लेस से जीआई का दर्जा मिला है। नरसापुर आंध्र प्रदेश में पारंपरिक क्रोशिया लेस को, ये क्रोशिया लेस है, उसको जीआई का दर्जा मिला है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। फिर है याला ग्लेशियर। याला ग्लेशियर नेपाल का है। ये चिंताग्रस्त इसलिए है क्योंकि 2040 तक समाप्त हो जाएगा। फिर ये हम विदेशों की चर्चा करने लगे। कैलिफोर्निया अमेरिका में है। अमेरिका में कैलिफोर्निया है। यहाँ पर भीषण आग सांता एना पवन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा लगी। फिर है कैली है कोलंबिया में। यहाँ कोप 16 हुआ। 16वां जैव विविधता सम्मेलन, विषय था प्रकृति के साथ शांति। फिर चागोस द्वीप मॉरिशस। चागोस द्वीप कहाँ है? मॉरिशस में है। ब्रिटेन में संप्रभुता सौंप दी 200 वर्षों के बाद। मॉरिशस द्वीप को, जो चागोस द्वीप है, उसकी संप्रभुता सौंप दी गई है। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। और कितने वर्षों के बाद? 40 वर्षों के बाद। फिर ये देखो, IAS में भी पूछा गया था। कजान रूस ब्रिक्स 16वां शिखर सम्मेलन। ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? कजान रूस में हुआ था। फिर पूछा जा सकता है। फिर है करीबा झील, जिम्बाब्वे। मुसनकवा सैंतिसेसिस डायनासोर जीवाश्म की खोज हुई है। जीवाश्म की खोज हुई है किसके? डायनासोर की। इतना याद रखना। कहाँ? करीबा झील, जिम्बाब्वे। तो करीबा झील पूछी जा सकती है, ये खोज नहीं। करीबा झील कहाँ हुई है? जिम्बाब्वे में। फिर है अरल सागर। अरल रेगिस्तान का निर्माण हो गया है। अरलकम रेगिस्तान का निर्माण हुआ है। कहाँ? अरल सागर में, जिससे एशिया का 7% अधिक धूल युक्त हो गया। पूरा एशिया कितनी प्रतिशत अधिक धूल युक्त हुआ है? 7% अधिक धूल युक्त पूरा एशिया हो चुका है। अरल सागर को लेकर, अरल सागर अफगानिस्तान, अरल सागर में क्या है जिससे 7% धूल का अरलकम रेगिस्तान का निर्माण हुआ है। अरल सागर है कहाँ? अरल सागर की बात सुन लो। अरल सागर याद करने का तरीका है कौवा मतलब कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अरल सागर। कौवा याद कर लो। अरल सागर किनके मध्य है? अरल सागर मध्य है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के। अरल सागर मध्य है कहाँ? अरल सागर 2 चीज़ों के मध्य है। किसके? कजाकिस्तान, प्लस उज्बेकिस्तान। कि किसके? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य है। अब यहाँ पर आता है हम्बोल्ट ग्लेशियर। हम्बोल्ट ग्लेशियर कहाँ है?
वेनेजुएला में है और पिघलकर सामान्य बर्फ के रूप में आ गया है। फिर कच्चा तिबू द्वीप भारत, श्रीलंका और मलयन अधिकारों पर विवादास्पद है। फिर सितवे बंदरगाह कहाँ है? म्यांमार में। विदेश मंत्रालय द्वारा इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड म्यांमार के सितवे बंदरगाह को संभालने की स्वीकृति दी गई है। बहुत जरूरी है सितवे बंदरगाह याद करना, क्योंकि विदेश मंत्रालय द्वारा इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को म्यांमार के सितवे बंदरगाह को संभालने की स्वीकृति प्रदान की गई है। फिर हम कुछ रिपोर्ट और सूचकांक के बारे में भी जान लेंगे। रिपोर्ट और सूचकांक, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था स्थित रिपोर्ट 2024। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है डिजिटल वाली रिपोर्ट। इसमें भारत G20 देशों में 12वें स्थान पर है। 2022-23 में इसमें GDP में 11.74% का योगदान दिया है। 2030 तक कृषि एवं विनिर्माण को छोड़ते हुए 20% तक का GDP में योगदान देगी। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भारत की रैंक कितनी है? 96। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की कितनी रैंकिंग है? 96। और कितने देशों में? 180 देशों में। शीर्ष स्थान पर कौन है? डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर। यहाँ भ्रष्टाचार बिल्कुल शून्य के लोग हैं। पाकिस्तान में है 135 180, श्रीलंका में 121, बांग्लादेश में 149, चीन में 76। ये क्या है? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है। फिर ट्रांसपेरेंसी के अनुसार भ्रष्टाचार से जलवायु परिवर्तन के शमन और अनुकूलन के लिए निर्धारित धन का दुरुपयोग होने से जलवायु कार्यवाही के साथ साथ जीवाश्म से ईंधन नीतियों में बाधा भी आती है। जलवायु परिवर्तन के शमन और अनुकूलन के लिए निर्धारित धन का दुरुपयोग होने से जलवायु कार्यवाही के साथ साथ जीवाश्म ईंधन से संबंधित नीतियों में बाधा भी आती है। फिर गैर सरकार इंटरनेशनल संगठन 1993 बर्लिन जर्मनी में स्थापना हुई। इसकी गैर सरकारी है ये। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कैसा है? यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात हो रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कैसा है? ये गैर सरकारी है और इसका संगठन गैर सरकारी संगठन है। 1993 बर्लिन जर्मनी में इसकी स्थापना हुई। फिर है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025। यह नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। उप सूचकांक व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, राजकोषीय विवेक, ऋण सूचकांक, ऋण स्थिरता। शीर्ष प्रदर्शन करता है कौन? फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 में शीर्ष प्रदर्शन करता उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात। फिर है घरेलू व्यय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सर्वेक्षण 2023-24। ग्रामीण उपभोग में उल्लेखनीय वृद्धि। घरेलू व्यय में सर्वेक्षण किया गया, जिसमें क्या हुआ? ग्रामीण उपभोग में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। कैसी वृद्धि है? ग्रामीण उपभोग और व्यय दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि है। 3773 रुपये से 4122 रुपये, 9.3% की वृद्धि की गई है। कहाँ? ग्रामीण उपभोग में। फिर है शहरी उपभोग में वृद्धि कितनी हुई है? शहरी उपभोग में 6459 रुपये पहले खत्म होते थे, अब कितने खत्म हो रहे हैं? 6996, मतलब 8.3%। 8.3% शहरी में उपभोग में और व्यय में वृद्धि हुई है, और उससे ज़्यादा 9% वृद्धि कहाँ हुई? ग्रामीण में। उपभोग असमानता गिनी गुणांक द्वारा यह उपभोग किसके द्वारा जारी किया गया है? गिनी गुणांक के द्वारा जारी किया गया है। फिर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। 227 यात्रा स्थलों को कवर करता है। क्या? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इसमें 199 वैश्विक पासपोर्टों को रैंक प्रदान की जाती है। हेनले द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम पर सिंगापुर है और 195 देशों में सिंगापुर बिना वीजा की यात्रा कर सकता है। जापान दूसरे नंबर पर है, 193 देशों में यात्रा कर सकता है, या 193 यात्रा स्थल उसके अंतर्गत आते हैं 227 यात्रा स्थलों में। फिर है साउथ कोरिया 192
227 में 192 यात्रा स्थलों में यात्रा कर सकता है। सबसे महंगे पासपोर्ट मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के हैं। सबसे सस्ते यूएई, भारत और हंगरी के हैं। भारत की रैंकिंग 80 है और भारत की रैंकिंग कितनी है? 80 है। कितने देशों में? 199 देशों में। और क्या 57 देशों की यात्रा बिना वीजा कर सकता है। कितने? 227 यात्रा देशों में 57 देशों की यात्रा फ्री कर सकता है और 199 देशों में इसकी रैंकिंग कितनी है? 80 है। फिर है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 ये क्या है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किसके द्वारा जारी की जाती है? WEF। ये बात जरूर याद रखना, किसके द्वारा जारी की जाती है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। भारत के लिए शीर्ष जोखिम जलापूर्ति कमी, फेक न्यूज, ये सब जोखिम के कार्य हैं भारत के। सबसे ज़्यादा जोखिम क्या हो रहा है भारत में? सबसे ज़्यादा जोखिम हो रहा है जल आपूर्ति की कमी भारत में है, फेक न्यूज ज़्यादा है, भ्रामक प्रचार ज़्यादा है, मानव अधिकार एवं नागरिक स्वतंत्रता का हनन, प्रदूषण, श्रम एवं प्रतिभा की कमी है। कहाँ? भारत में। ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी रिपोर्ट है। फिर वैश्विक आयुध निर्माताओं पर सिपरी की रिपोर्ट जारीकर्ता कौन है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी जारी करता है। 2023 विश्व के आयुध राजस्व में 4.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय कंपनियों की रैंक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 43 रैंक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 67 रैंक है, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की 94 रैंक है। फिर इसके बाद है आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी जारी करता है मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? ये जरूर हैं, इनको एक बार जरूर देख लेना, बहुत अच्छी रिपोर्ट है ये। इसमें क्या है? दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन में क्या है? भारत प्रथम है विश्व में और यूपी, राजस्थान, एमपी। भारत तो प्रथम है विश्व में, लेकिन भारत में भी प्रथम कौन है? यूपी, फिर राजस्थान, फिर कौन है? एमपी। फिर है प्रति व्यक्ति भारत। प्रति व्यक्ति भारत में क्या है? 2023 में 459 ग्राम दूध मिलता था प्रति व्यक्ति के लिए। इस समय है 471 ग्राम, यानी दूध में भी बढ़त हुई है। अब अंडा उत्पादन की बात हो, भारत दूसरे स्थान पर है, जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। प्रथम पर आंध्र प्रदेश, द्वितीय पर तमिलनाडु और तृतीय पर कौन है? तेलंगाना। मांस उत्पादन में वेस्ट बंगाल, यूपी और महाराष्ट्र। क्या बात है! यूपी मांस उत्पादन में दूसरे नंबर पर योगी जी के शासनकाल में। फिर ऊन उत्पादन, राजस्थान में प्रथम ऊन उत्पादन होता है, फिर जम्मू कश्मीर, फिर गुजरात। जम्मू कश्मीर में ऊन उत्पादन के लिए बोला जाता है, लेकिन होता ऊन उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ है? राजस्थान में होता है। फिर कृषि में पशुधन की जीवीय हिस्सेदारी, ग्रास वैल्यू एडेड हिस्सेदारी क्या है कृषि में? किसकी? पशुधन की। 2015 में 24.32% थी और 2024 में 30.38% हो चुकी है। फिर है उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024। ये यूएनईपी द्वारा जारी की जाती है। कौन? उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट। यदि देश वर्तमान पर्यावरण नीतियों में परिवर्तन नहीं करता है तो वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3.1% तक बढ़ जाएगा। ये रिपोर्ट में आया है। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, केन्या, जिसका हेड ऑफिस है केन्या में, इसने क्या कहा है? यदि देश वर्तमान पर्यावरण नीतियों में परिवर्तन नहीं करता है तो वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3.1% बढ़ जाता है। 2023 में ग्रीन हाउस गैस में G20 देशों का योगदान 77% रहा है। प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में कार्बन डाइऑक्साइड में CSC का योगदान सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अमेरिका में, फिर चीन और फिर भारत। नोट: विकसित देशों में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन 6.6 है। सौर एवं पूर्ण ऊर्जा विस्तार में से 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 27% की कमी लाई जा सकती है।
अब ये रिपोर्ट बहुत अच्छी है, कौन सी? वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2024। ये क्या है? ये WHO द्वारा जारी होती है। वैश्विक तपेदिक घटना रुझान वर्ष 2023 में 8.2 मिलियन देखे गए हैं। किसके? वैश्विक तपेदिक यानी टीबी रोगों के। नए क्षय रोग के मामले दर्ज किए गए हैं। 8.2 मिलियन नए क्षय रोग के मामले दर्ज किए गए हैं। 1995 ईस्वी के बाद सबसे बड़ी संख्या 2023 में। फिर वैश्विक क्षय रोग कितना है? 56%। 5 देशों में 56%। 5 देशों को मिलाकर वैश्विक क्षय रोग कितना है? 56%। भारत में सबसे ज़्यादा वैश्विक क्षय रोग देखा गया है 26, फिर इंडोनेशिया, फिर चीन, फिर फिलीपींस, फिर पाकिस्तान। अब 56% योगदान सारे इतने देशों को मिलाकर है, 5 देशों को। अब बात सुनो, भारत में 27 लाख में 25.1 लाख का निदान भी हुआ है। ये भी याद रखने वाली बात है। क्षय रोग तो हुए हैं भारत में, लेकिन निदान में सबसे ज़्यादा 25.1 लाख टीबी रोगियों का निदान भी भारत में ही हुआ क्या है। 2015 में 237 मामले प्रति लाख थे। 2023 में क्या हो गया? 195 मामले प्रति लाख हो गए, जबकि 2015 में टीबी रोगियों की संख्या कम थी और 2023 में टीबी रोगियों की संख्या ज़्यादा हुई। उसके बावजूद में कवरेज 2023 में 191 प्रति लाख है और 2015 में 237 मामले प्रति लाख आते थे। अब कितने मामले आते हैं? 195 प्रति लाख मामले आते हैं। फिर आता है कितनी गिरावट आई है? 17.7% की गिरावट आई है। किसके? टीबी मामलों में। तो ऐसा नहीं, अगर टीबी सबसे ज़्यादा भारत में है तो सबसे ज़्यादा टीबी का उपचार भी भारत ही करता है। अब है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024। केसन वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ द्वारा जारी संकेतक अल्पपोषण, बाल बौनापन, शिशु दुर्बलता, शिशु मृत्यु दर। भारत 27.3 स्कोर, 105/127 गंभीर श्रेणी। कुपोषित बच्चे 13.7%, अविकसित बच्चे 35.5%, कमजोर बच्चे 18.7%। विश्व स्तर पर सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर 2.9%। बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका एवं दक्षिण एशियाई देश मध्यम श्रेणी में आते हैं। भारत का स्कोर कितना है? 27.3 गंभीर श्रेणी में है भारत। 105 रैंक है कहाँ? वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में। अब क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2024 शिकागो विश्वविद्यालय द्वारा ऊर्जा संस्थान रिपोर्ट के द्वारा जारी। WHO के दिशा निर्देश माने जाएं तो PM पार्टिकुलर मैटर 2.5 प्रदूषण कम करने और औसत जीवन दर में 1.9 वर्ष की बढ़ोतरी संभव हो सकती है। चीन अमेरिका की जीवन प्रत्याशा में बढ़ोतरी एवं यूके में कमी दर्ज की गई। यूके मतलब इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम। फिर बांग्लादेश, भारत और नेपाल। बांग्लादेश, भारत और नेपाल एवं पाकिस्तान में भी कमी दर्ज करी गई है, बढ़ोतरी नहीं, कमी, याद करना। अब क्या हुआ है? विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? दिल्ली है, जहां PM 2.5 84.3 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2024 कौन जारी करता है? GL सेंटर द्वारा जारी होता है। फर्स्ट क्या है? इस्टोनेशिया है, इस्टोनिया है। पहले पर कौन है पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में? इस्टोनिया है। 1990 के स्तर में ग्रीन हाउस गैस में 59% की कमी दर्ज करी गई। कहाँ? इस्टोनिया में। फिर भारत पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में 176 नंबर पर है। कितने देश पे? 180। और भारत पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक की कामी बात क्या है कि सीमा पार प्रदूषण वाला सबसे बड़ा प्रदूषक है कौन? ये बांग्लादेश को भी प्रदूषित कर देता है। कौन? भारत। सीमा पार प्रदूषण करने वाला सबसे बड़ा प्रदूषक है। फिर क्या है? चर्चा में रहे संगठन और संस्थान। अब बात करते हैं CBI, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं लोकपाल को सहायता देता है। ये क्या करता है? भारत की नोडल पुलिस एजेंसी है। फिर है भारत निर्वाचन आयोग, ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त, विवेक जोशी चुनाव आयुक्त। इनका चयन कैसे होता है? भारत निर्वाचन, ये बात पूछी जा सकती है, भारत निर्वाचन आयोग का चयन कैसे होता है? इसमें PM आएंगे, गृह मंत्री आएंगे एवं नेता विपक्ष की समिति द्वारा।
इसमें 3 आते हैं, पीएम, गृह मंत्री एवं नेता विपक्ष की समिति। फिर इसके बाद है 2023, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था कि गृह मंत्री की जगह सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, लेकिन संसद नहीं माना, इसीलिए पूछा जा सकता है चीफ जस्टिस की जगह किसको मान लिया, गृह मंत्री को। एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है ये, निर्वाचन आयोग कैसा है, स्वायत्त है और संविधानिक निकाय है, क्योंकि इसकी संविधान में चर्चा है। ठीक, 324 से 329 तक इसके अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं। ये क्या करता है, ये करता है लोकसभा के चुनाव कराता है, राज्यसभा के कराता है, विधानसभा के कराता है, राष्ट्रपति के कराता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है। इतने ही चुनाव कराता है किसके, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इतने चुनाव कौन कराता है, इतने चुनाव कराता है भारत निर्वाचन आयोग। आगे सुनो, आगे इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950, 324 से 329 तक ये आता है। चुनाव आयुक्त 3 सदस्यीय होते हैं। कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्रदान है, वैसे ही हटाया जाएगा, संसद द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जाएगा। यूनेस्को, अब यूनेस्को की बात सुन लो, दिल्ली में जुलाई 2024 में पहली बार 46वें सत्र की बैठक, जिसमें 24 नए विश्व धरोहर मामलों की सूची जोड़ी गई। मोइदम असम में है, जो भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है, अभी 44वां भी बन गया है, उसकी हम चर्चा कर लेंगे बाद में, लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि मोइदम असम भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। अब है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक क्या है, बिम्स्टेक पीएम मोदी ने बैंकॉक, थाईलैंड में 6वें मीटिंग में भाग लिया। विषय क्या था, बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। इसमें 7 सदस्य आते हैं, कौन कौन, भारत, भूटान, नेपाल, भूटान भी लगा है, नेपाल भी लगा है, श्रीलंका भी लगा है, बांग्लादेश भी लगा है, म्यांमार भी लगा है, फिर थाईलैंड। फिर यह बैंकॉक घोषणा पत्र 6 जून 1997 में अस्तित्व में आया। इसका सचिवालय कहाँ है, इसका सचिवालय बांग्लादेश में है। बिम्स्टेक का सचिवालय कहाँ है, बांग्लादेश में। 7 देश हैं, 7 देश कौन कौन है वो भी देख लो। 7 देश हैं कौन कौन, भारत, भारत के लगे 4 देश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश। अब 5 देश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, 6वां भारत और फिर 7वां थाईलैंड। फिर क्या है, उद्देश्य क्या है इसका, आतंकवाद, अपराध एवं आपदा रोकथाम के साथ ऊर्जा सहयोग एवं सुरक्षा जैसी नीतियों पर काम करना। फिर आता ओपेक। ओपेक हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। इसमें 13 देश शामिल हैं, ईरान, इराक, वेनेजुएला, सऊदी अरब। संस्थापक कच्चे तेल का लगभग 40% उत्पादन कौन करता है, संस्थापक कौन है, सऊदी अरब है इसका। ओपेक का संस्थापक कौन है, सऊदी अरब। यह कच्चे तेल का लगभग 40% उत्पादन करता है ओपेक। और ओपेक प्लस क्या है, ओपेक प्लस है 2016 में स्थापना हुई इसकी। ये 10 प्रमुख समृद्ध देश हैं, समृद्ध देश हैं। इसमें ओपेक के 13 देशों के साथ अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रूस एवं दक्षिण एवं उत्तरी सूडान शामिल हैं। अब है खाड़ी सहयोग परिषद। भारत खाड़ी सहयोग परिषद रणनीतिक वार्ता 9 सितंबर 2024 में सऊदी अरब में रियाद में प्रस्तावित हुई पहली विदेश मंत्री स्तरीय बैठक। भारत के जयशंकर प्रसाद गए थे। ये पूछा जा सकता है, खाड़ी सहयोग परिषद, खाड़ी सहयोग परिषद रणनीतिक वार्ता 9 सितंबर 2024 में स्थापित हुई पहली विदेश मंत्री स्तरीय बैठक थी। भारत के जयशंकर प्रसाद गए थे। यहाँ पर क्या हुआ था, बहरीन, कतर, ओमान, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, ओमान, सऊदी अरब और कुवैत और यूएई खाड़ी देश हैं। खाड़ी देश कौन है, बहरीन, कतर, ओमान, सऊदी अरब, कुवैत, यूएई। फिर है अकूस। अकूस में कौन कौन शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके में
जापान भी शामिल होगा। AUKUS ऑस्ट्रेलिया, USA, UK और इसमें चौथा कौन सा शामिल होगा? जापान। इनका कारण क्या है? चीन को रोकने के लिए, चीन के प्रभाव को कम करने के लिए ये AUKUS बना था। AUKUS में ऑस्ट्रेलिया, USA और UK थे, मतलब यूनाइटेड किंगडम। अब इसमें कौन शामिल हो रहा है? जापान भी शामिल हो रहा है। तो ये बात सबको याद रखनी है कि AUKUS क्या है। अब इसके बाद में है अनुच्छेद 105(2), 194(2) संसदीय विशेषाधिकार। 130 क्या है? उच्चतम न्यायालय का सुधार, क्षेत्रीय पीठों का मामला। कानून मंत्रालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्रीय पीठों को स्थापित करने की सिफारिश। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट दिल्ली या ऐसे क्षेत्रों में बैठेगा, ऐसे क्षेत्रों में जहां भारत के CJI समय समय पर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ साथ नियुक्त कर सकते हैं। ये याद रखना है बात। अनुच्छेद 142 क्या है? सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय की शक्ति है। अनुच्छेद 200 सुप्रीम कोर्ट को कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि राज्यपाल कोई बिल विधेयक मंजूरी देने से इनकार करता है तो इसका अनुच्छेद का पालन करना होगा। उसने साफ दिशा निर्देश कर दिए हैं। ठीक। अब 201 या कोई बिल यदि राष्ट्रपति को रोकता है तो उसके लिए है। चर्चा में रही प्रजातियाँ, चर्चा में प्रजातियाँ छोड़ दो, कोई मतलब नहीं, इतना ज़्यादा नहीं पूछता है। पद्म विभूषण देख लो। वसांग सुजुकी जापान, व्यापार उद्योग मरणोपरांत मिला। शारदा सिन्हा को मिला है, कला एवं मरणोपरांत बिहार की है। ठीक। फिर इसके बाद में है जैव विविधता। जैव विविधता पर हमारा एक सम्मेलन हुआ है COP16 कैली कोलंबिया में, अनुवांशिकी संसाधनों पर डिजिटल सिविक्स इंफॉर्मेशन। SCO का सम्मेलन हुआ इस्लामाबाद में। बस ये हमारी पूरी रिपोर्ट थी जो हमने कर ली है। इसमें 2-3 क्वेश्चन लगभग जरूर फंसेंगे, आप सब लोग देख सकते हैं। धन्यवाद।